ये आकाशवाणी में उद्घोषिता हैं, इसके अलावा कवित्री हैं, लेखिका हैं और वॉइस ओवर करती हैं, बहुत काम करती हैं, मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं। और सुजाता जी, जैसे आप सब अधिकांश जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और स्त्री विमर्श पर एक बहुत गंभीर लेखक हैं। तो सोनाली जी, मैं माइक आपको दे रही हूँ, शुरू कीजिए चर्चा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करूंगी एक शेर से। औरत हूँ मगर सूरते कोहसार खड़ी हूँ, औरत हूँ मगर सूरते कोहसार खड़ी हूँ, एक सच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे लड़ी हूँ। ये फरहत ज़ाहिद जी का शेर है और इस शेर से ज़्यादा मौजू मुझे इस बातचीत में और कोई शेर लगा नहीं, क्योंकि आज एक ऐसी शख्सियत से हम आज रूबरू हो रहे हैं जो अपनी स्त्री विमर्श के लिए, स्त्रियों के लिए लिखी हुई अपने उपन्यासों के लिए, अपनी किताबों के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। एक बहुत मुख्तलिफ सी शख्सियत, एक बहुत प्यारी सी शख्सियत सुजाता हमारे बीच है और इन सभी का जी, और साथ हैं हमारे बहुत अजीम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब पाठकों का भी हार्दिक स्वागत है। और सुजाता से बात करना शुरू करूं उसके पहले मैं उसी की किताब के बारे में एक कुछ बात कहना चाहूँगी कि दुनिया भर की औरतों की संघर्ष जितने एक जैसे हैं उतने ही विविध भी। विकसित कही जाने वाली पश्चिम से लेकर पूरब तक औरतों को अपनी नाप के जूते पहनने से लेकर शिक्षा और वोट के अपने छोटे से छोटे अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा है। समकालीन स्त्री विमर्श की सशक्त हस्ताक्षर सुजाता हमारे बीच है और हम आज बात करेंगे उनकी इसी किताब दुनिया में औरत। अब देखिए ना, ये टाइटल अपने आप में कितना ज़्यादा गहरा है। दुनिया में औरत, औरत के बिना तो कहती है दुनिया नहीं है। सब जगह हमने यही सुना है कि औरत है तो जहान है, औरत है तो परिवार है, औरत है तो समाज है। लेकिन बहुत अलग सी बात है ये कि दुनिया में औरत कहाँ है, दुनिया में औरत है कहाँ, उसकी जगह क्या है, वो है क्या। इसी बात पर सुजाता जी ने ये जो अपनी किताब लिखी है अपने आप में पूरी दस्तावेज है। एक तरह का दस्तावेज मैं इसको इसलिए कहूँगी क्योंकि ये अपने अंदर ना बहुत सारी चीज़ों को समाये हुए है। शुरुआत से लेकर के आखिर तक जब आप जाते हैं आखिरी पन्ने तक, तब आप धीरे धीरे एक पायदान ऊपर चढ़ते हैं एक औरत के संघर्ष को लेकर। सबसे पहले शुरुआत वो करती हैं कि ये क्या है, हम औरत हैं तो हम जब सबसे पहले जिसकी शुरुआत है वो है कि इंसान दुनिया में औरतों का हम किस लिए मनाते हैं। हम जो ये औरतों का दिन मनाते हैं, विमेंस डे मनाते हैं, वो क्यों मनाई जाती है, समाज में औरत की स्थिति क्या है, यहाँ से धीरे धीरे खरामा वो आगे बढ़ती हैं। फिर वो बात करती हैं भविष्य इतिहास की बात करते करते वो पहुँचती हैं अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग जगहों पर संघर्षरत औरतों के बारे में वो बात करती हैं। हम धीरे धीरे उस बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ सुजाता जी का स्वागत करके। आपका हार्दिक स्वागत है। और साथ में सोनाली और मैं यही पूछूंगी, शुरुआत शुरू से करती हूँ। जो सबसे ख़ास जो सवाल बनता है वो ये कि ये जो टाइटल है दुनिया में औरत, ये कैसे आपके दिमाग में आया, आपने इसके बारे में कैसे सोचा? टाइटल पर तो जो आपने कह दिया है वो बहुत ही अच्छा कह दिया है और वही बात मेरे दिमाग में थी। लेकिन इस किताब को लिखने आवाज़ आ रही है, इस किताब को लिखने के पीछे जो मेरे मन में बातें थीं वो कोई एक दिन का संकल्प नहीं था। लंबे समय से बहुत सारे सवाल थे स्त्रीवाद पर पढ़ते हुए, सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हुए, लोगों से मिलते हुए, जिनमें ये झलक रहा था कि लोगों की फेमिनिज़्म के बारे में समझ, स्त्रीवाद के बारे में जो समझ है वो दुष्प्रचार से ज़्यादा बनती है। इसका मतलब वो सही बातें जानते नहीं हैं। तो ये बताना एक पहला कर्तव्य था कि स्त्रीवाद क्या है, स्त्रीवाद कैसे पनपा, कैसे कैसे आंदोलन इतिहास में महिलाओं की मुक्ति के रहे। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो शायद उसे कह सकते हैं वो भावना से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है। इंसान का असल में सबसे बड़ा डर है अकेले पड़ जाने का। जब भी कोई स्त्री दुनिया में कोई स्टैंड लेती है उसको सबसे ज़्यादा भय होता है कि वो अकेली पड़ जाएगी,
कोई सपोर्ट सिस्टम उसके साथ नहीं रहेगा। तो ये किताब लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य था कि उनको पता चले कि वो दुनिया में अकेली कभी नहीं थी, कभी नहीं हैं, कभी नहीं होंगी। दुनिया भर में ऐसे तमाम शख्सियत रही हैं, महिला शख्सियत, जिन्होंने संघर्ष किए हैं, भले ही उन्हें अकेले हो जाना पड़ा, भले ही उन्हें समाज का अपमान सहना पड़ा, भले ही उन्हें ज़बरदस्त विरोध झेलना पड़ा, और भले ही उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। तो ये चीज़ ताकत देती है। जो अपने इतिहास को सही नहीं जानता वो वर्तमान से सही सवाल नहीं कर सकता। सच बात। तो आज हम अपने दुनिया में होने को लेकर सही समझ बना सकें, सही सवाल वर्तमान से कर सकें, इसीलिए इतिहास में जाकर उन सारे संघर्षों को समझना, जिनके कुछ दस्तावेज़ भी मैंने दिए हैं, कैसे लूसी बी स्टोन का, जैसे सूजन बी एंथनी का मुकदमा इसमें दिया है। हैरानी होती है सूजन बी एंथनी को पढ़ते हुए कि जिस सत्याग्रह की बात हम आज करते हैं, जो गांधी जी ने किया, बिल्कुल वही उन्होंने किया था कि कोर्ट में जज के सामने कह दिया था, मैं ये जुर्माना नहीं भरूंगी, ये अन्यायपूर्ण है, मुझ पर जो अखबार छापने का कर्ज चढ़ा है उसकी मैं एक एक पाई चुकाऊंगी मेहनत से, लेकिन ये जो मुझ पर आपने जुर्माना गलत ठोका है क्योंकि मैंने वोट डाला, ये गलत है, ये मैं नहीं दूंगी। तो हम समझ सकते हैं कि इस दुनिया में संघर्ष करते हुए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं, और ये एक बहुत बड़ी ताकत देता है। इसी ताकत के लिए, इसी भावना के लिए मुझे लगा कि ये किताब लाना बहुत ज़रूरी है। और सुजाता जी ने जितनी खूबसूरती से अपनी इस किताब के बारे में हमें बताया, वो वाकई अगर जब आप इसको पढ़ती हैं, पन्ने पलटती हैं, पहले पन्ने से ही आपको अपने आप में बांध लेती है, क्योंकि ये पूछती है स्त्रीवाद आखिर है क्या, है ना। आजकल लोग बाग फेमिनिज्म के इतने अलग अलग और इतने अजीब अजीब से मायने लेकर बैठे हैं कि लगता है कि स्त्रीवादिता अपने आप में शायद कोई एक मतलब, अगर इस वर्ड को कोई बुरा ना लगे, लेकिन ऐसा लगता है गाली जैसा लगने लगा है आजकल की। कोई फेमिनिस्ट है मतलब ये पुरुषों के विरुद्ध है, नहीं। इस किताब को जब आप पढ़ती हैं तो आपको समझ में आता है कि ये चीज़ कितनी संघर्षों के साथ एक औरत ने अपना वजूद इस दुनिया में कायम किया है, उस बात को स्थापित करती है। और एक एक चीज़ को लेकर के जितना रिसर्च इसमें हमारी लेखिका ने किया है वो आप बिरला ही पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे संदर्भ दिए हैं। अभी उन्होंने जैसे जज और उनका एक संवाद जो बोला सूजन बी एंथनी का, वो भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मैं आपसे यही जानना चाह रही थी सुजाता कि आपके दिमाग में ये चीज़ कैसे आई कि जब मैं इस चीज़ को, क्योंकि देखिए ये अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है और ये बहुत बड़ा रिसर्च का डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आता है कि आप अगर समझना चाहते हैं किसी औरत को तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये आपको हर चीज़ का साथ साथ भी साक्ष्य भी देता है कि सिर्फ हवा में नहीं लिख रहा है कुछ भी। ये एक लेखक जो है ये अपने साथ में उसको साबित भी कर रहा है कि नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने आपके दिमाग में जब आपने ये चीज़ लिखना शुरू की, तब आपने जब इस संवाद को इसमें शामिल किया तो उसके पीछे की आपकी मंशा क्या थी? पहली बात तो ये सोनाली, जो किसी को बुरा ना लगे वाली बात है, सच में ये ऐसा बना दिया गया है कि आप स्त्रीवाद पे बात करना शुरू करें तो पहले आपको अपोलोजेटिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या गलत कहा जा रहा है? अगर दुनिया में बराबरी लाने की बात की जा रही है, अगर ये कहा जा रहा है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो किसको परेशानी होगी? सबसे पहले इस बात से परेशानी होगी उनको जो प्रिविलेज्ड है, जिनके पास ऑलरेडी सुविधा है, क्योंकि कुर्सी चली जाएगी, सत्ता चली जाएगी, मंच चला जाएगा। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि अपोलोजेटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ चोट लगती है असल में इसीलिए लगती है क्योंकि वहाँ आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं और बराबरी आते ही समाज में आपकी सुविधाएं जाने वाली हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगी अपोलोजेटिक बिल्कुल नहीं होना है जब भी हम फेमिनिज्म पे बात करें। दूसरी बात यही कि जब हम मैं इन सारे संदर्भों को एक दिन में ये संकल्प नहीं आया दिमाग में। मैं लंबे समय से स्त्रीवाद का अध्ययन कर रही हूँ, स्त्रीवाद के इतिहास का, स्त्री संघर्षों के इतिहास का अध्ययन कर रही हूँ। और जब कुछ पढ़ती थी, जैसे सूजन बी एंथनी का ही ये मुकदमा है, जब उनकी किताब तलाशी और ये मुकदमा मुझे वहाँ दर्ज, पूरा कोर्ट में सेशन जो चल रहा है, उनका जज के साथ जो बातचीत चल रही है, जब मैं वो लगातार पढ़ रही थी तो मुझे लगा इसको मुझे अनुवाद कर देना चाहिए। हिंदी में जो पढ़ने वाले हैं उन तक ये पहुंचना चाहिए, और अनुवाद करके रख लिया।
तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थीं जो मुझे पसंद आती थी, बहुत छूती थी और मैं अनुवाद करके उनको रख लेती थी। आप देखेंगे किताब में बहुत सारे अनुवाद मिलेंगे बिल्कुल आपको, है, बिल्कुल ना? है, हाँ। और वो सारे दस्तावेज हैं असल में, जैसे लूसी स्टोन की शादी का जो विवाह का जो प्रपत्र है कि वो ऐसी शादी करती हैं जिसमें कहती हैं कि हमको कोर्ट का, दुनिया के कानून का नहीं मानना, हम अपने कानून अपनी शादी के खुद तय करेंगे। और वो एक विवाह पत्र लिखा जाता है जिसमें कुछ शर्तें पति पत्नी दोनों मिल के लिखते हैं कि इस विवाह में ऐसा नहीं होगा, इस विवाह में ऐसा नहीं होगा। आखिर में लिखते हैं कि इस विवाह में कभी कोई समस्या आएगी तो हम इस देश के कानून के हिसाब से नहीं, पढ़े लिखे समझदार लोगों के बीच में बैठ के उसका निपटारा करेंगे। तो बिल्कुल अलग किस्म की शादी थी और मुझे लगा कि ये दस्तावेज़ मुझे देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ कही जाती है बार बार कि भारत में तो स्त्रियों को आज़ादी मिलते ही झोली में वोटिंग राइट मिल गया, मतदान का अधिकार मिल गया। तो ये जो भ्रम फैलाया जाता है इसको बस्ट करना बहुत ज़रूरी था। आप देखेंगे पूरा एक चैप्टर है कि भारत में महिलाओं ने वोटिंग राइट के लिए कैसे संघर्ष किए, कैसे कैसे विरोध झेले, कैसे सरोजिनी नायडू 17 महिलाओं का एक डेलीगेशन लेके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति के सामने पहुंची थी और कैसे धीरे धीरे वो महिलाओं के वोटिंग का भारत में महिलाओं को वोटिंग का वो अधिकार मिलना शुरू हुआ। ये भी कहा गया, अंग्रेज़ों ने उस समय कहा कि अगर भारतीय मर्दों को कोई समस्या नहीं हो तब हम आपको वोटिंग राइट दे सकते हैं। बताइए। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे दस्तावेज सामने लाना, ये बातें सामने लाना कितना ज़रूरी था, जिन पर इतना दुष्प्रचार और इतना भ्रम फैलाया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें इन्होंने शामिल की हैं वो बाकायदा पूरी रिसर्च के साथ हैं। और लेकिन ना इसमें एक बहुत अलग सी और अनूठी चीज़ है जिसके बारे में आप सबके साथ ना मैं बिल्कुल उसको शेयर करना चाहूँगी। सुजाता जी एक जगह बहुत प्यार से लिखती हैं कि मुझे एक पत्नी चाहिए। अब देखिए, मुझे पत्नी चाहिए वाली जो एक चीज़ है, हर पति चाहता है कि एक पत्नी हो। अब पत्नी है तो आपके साथ में तो एक अगर कहा जाए तो एक ऐसी औरत है जो आपका हर काम करेगी बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सवाल के। और वो इतनी खूबसूरती से इस बात का अपनी इस किताब में जिक्र करती हैं कि मुझे एक पत्नी चाहिए। और इसके पीछे की जो उन्होंने इसमें विचार दिए हैं ना, वो ज़रूर पढ़िएगा। और पढ़िएगा तो बाद में, पहले इनसे सुनिएगा कि वो उन्होंने ये चीज़ क्यों बोली है। सुजाता मेरे पास है ना, ये रहा। ये असल में मेरी बात नहीं है, मैंने सब कुछ यहाँ संदर्भों के साथ दिया है। मैंने ये एक आर्टिकल था, एक लेख था, क्योंकि जब आप शोध करते हो ना आपके सामने तमाम दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। ये लेख था, मेरे सामने आया, आई वॉन्ट अ वाइफ टू। और एक महिला ये लेख लिख रही है। मिस मैगज़ीन एक निकला करती थी 1970 में अमेरिका में, जो आज औरतों की मुक्ति का आंदोलन है उसका जो दूसरा चरण था, उस दौरान ये पत्रिका निकालना शुरू की थी ग्लोरिया स्टाइनम ने। और 1970 में उसमें एक ये लेख छपता है, आई वॉन्ट अ वाइफ टू, कि मुझे भी एक पत्नी की ज़रूरत है, सिर्फ एक पुरुष को पत्नी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसका ये मतलब नहीं था कि सच में पत्नी की ज़रूरत है, ये व्यंग्य लेख है पूरा का पूरा, जो ये बताता है कि असल में पत्नी कोई बेकार का पड़ा हुआ घर में वस्तु नहीं है, वो आपके साथ एक घर को चलाने का पूरा मानसिक बोझ उठाने वाली महिला है, एक रिश्ते को चलाने के लिए श्रम करने वाली, भावनात्मक श्रम करने वाली, शारीरिक श्रम करने वाली एक औरत है, एक ऐसा अस्तित्व है जिसको कि बहुत नगण्य और तुच्छ समझा जाता है। लेकिन पूरा का पूरा अस्तित्व जो बाहर काम करने वाले पुरुष का उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इतना सारा बोझ मुझे जीवन में लेके चलना है कि मुझे लगता है मुझे भी एक पत्नी चाहिए जो जब मैं घर लौटूं पढ़ के काम करके तो वो मेरे लिए खाना तैयार करके रखे और उसके बाद मेज़ें साफ़ करे, मेरे कपड़े ठीक से जब मैं सुबह निकलूं तो मुझे दे, मेरे जुराबे दे, क्योंकि मुझे भी बाहर काम करने अगर जाना होगा, अगर पढ़ने भी मुझे बाहर जाना होगा तो मुझे तो पत्नी जैसा कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, मेरे लिए तो है नहीं। तो आई वॉन्ट अ वाइफ टू, ये एक बहुत सुंदर व्यंग्य लेख है जिसको अनुवाद करने से मैं खुद को रोक नहीं पाई और अनुवाद करके मैंने अपने पास रख लिया था। और जब किताब की संकल्पना बनी तो इसी वजह से बनी क्योंकि मेरे पास इतने सारे ये अनुवाद थे, मेरे पास इतनी सारी पढ़ी हुई चीज़ें थीं जो दुनिया भर की औरतों का, जो बात शुरू में कही गई ना कि हमको लगता है हम अकेले हैं,
हम अकेले हैं कि जो ये झेल रहे हैं अपने जीवन में। फिर लगता है भारत की स्त्रियां ही सब कुछ झेल रही हैं, दुनिया की और औरतें तो शायद बहुत अच्छी स्थिति में रही होंगी, प्रिविलेज रही होंगी, उनके पास अधिकार भी पहले से रहे होंगे। ये सारी चीज़ें असल में एक साथ जुड़ती हैं, एक ग्लोबल, एक वैश्विक परिदृश्य बनता है स्त्रियों की मुक्ति का, जब इन सब चीज़ों को मैंने एक साथ रख के देखा। इसीलिए टैगलाइन भी स्त्री संघर्षों का वैश्विक परिदृश्य है, क्योंकि ये ग्लोबल सिनारियो बनता है। सिर्फ भारत में नहीं था, ये चीन में था, ये रूस में था। रूस में एक ऐसी कृति मिली मुझे, द दोमोस्त्रोय, मनुस्मृति की टक्कर की एकदम। स्त्रियों को घर में कैसे रहना चाहिए, स्त्रियों को घर में क्या करना चाहिए, उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए। बेटी पैदा हो जाए तो उसके लिए कपड़े और गहने संजोना शुरू करो, बेटी को कंट्रोल में नहीं रखोगे तो वो बाहर नाक कटवाएगी। मतलब पूरा एक और ही मनुस्मृति है वो। तो ये विचार सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये दमन, ये शोषण, ये नियंत्रण सिर्फ भारत की स्त्रियों ने झेला। ये ग्लोबल एक और भी इस बात के पीछे विचार था कि जब कहा जाता है ना नारीवाद या स्त्रीवाद तो विदेशी है, बाहर से आया है। पितृसत्ता का भी एक सार्वभौमिक स्वरूप है और पितृसत्ता के भी स्थानीय संस्करण है। ऐसे ही स्त्रीवाद भी एक ग्लोबल विचार है और उसके भीतर भी अपने अपने स्थानीय संस्करण हैं। जो बांग्लादेश का जो मैंने इसमें दिया, पाकिस्तान का, बिल्कुल, या अमेरिका में या ब्रिटेन में जो संघर्ष चल रहा है, ये सब मिलके स्त्रीवाद का एक ग्लोबल वैश्विक एक परिदृश्य बनाते हैं। और ऐसे ही पितृसत्ता का भी एक वैश्विक स्वरूप निकलकर सामने आता है और समझ में आता है कि ये सिर्फ हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है। हाँ, और देखिए, पढ़ते हम सब हैं, उसका इस्तेमाल कैसे कहाँ करना है वो चीज़ एक लेखक बखूबी जानता है। जो सुजाता जी ने अभी हमें बताया कि उन्होंने हर जगह पढ़ा और खूब सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करके रखा, लेकिन किस चीज़ को कहाँ किस जगह पर इस्तेमाल करना है वो चीज़ जानना भी एक बहुत बड़ी कला है ना। और आप अभी इतनी सारी बातें कर रही थी, उन्होंने हर देश, हर विश्व में, हर जगह औरतों के संघर्ष की बात की है और बहुत प्यार से लिखती हैं ग्लोबल सिस्टरहुड, है ना। आप ग्लोबल सिस्टरहुड की बात करती हैं, आप बहनों की बात करती हैं, और इस किताब में कहीं पर भी इस चीज़ को मैं बार बार अंडरलाइन करूँगी इस बात को, और बोल्ड कैपिटल लेटर में भी आप लोगों को बोलूँगी और मैं बड़े खोल कर बोलूँगी कि जो हर एक के अंदर एक धारणा है ना कि औरत की दुश्मन है, ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग से हटाइए, क्योंकि इस चीज़ से हम लोगों को छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग ऐसी हैं नहीं। हम लोगों के अंदर जो ग्लोबल सिस्टरहुड है, एक जो सिस्टरहुड है हमारे अंदर एक दूसरे को आगे बढ़ाने की जो बात है, वो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बाकायदा इस बात के लिए तस्दीक होगी और आपको इस बात से तसल्ली मिलेगी कि नहीं, ये चीज़ हर जगह हुई है, हर औरत ने हर औरत के संघर्ष के लिए साथ दिया है। अभी हम जब बात करते हैं, अभी आपने बात की पूर्वी पाकिस्तान की, आमरा कारा बोस्तुहारा, हाँ, तो वो जो दिमाग में आया आपके, आप अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है ना, सुजाता जी अपना जो एक तखल्लुस लेती हैं, उपनाम लेती हैं चोखेर बाली। मैं हमेशा जब भी इनसे पहली बार भी मिली थी, मैंने कहा तुम्हें चोखेर बाली नॉय, तुम्हें तो एक्टर तुम्हारी नयन तारा, आप आंखों का तारा है, चोखेर बाली कैसे है? वो तो किरकिरी हुई। ये तो इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी दिमाग की, इतनी अच्छी सोच की है लेडी कि ये तो एक आंखों का तारा है ना, आंखों की किरकिरी नहीं है। और कितनी बेलौस, कितनी बिंदास अंदाज में हलफनामा पढ़िएगा आप इस किताब में। मैं बोलती हूँ आप भूल जाएंगे कि कोई लेडी अपने लिए भी इस तरह सी बातें लिख सकती है। उसके लिए जिगर चाहिए। एक बात है, अब मैं आती हूँ पूर्वी पाकिस्तान की संघर्षों की जो हमने बात की थी, है ना, उसमें आपने हर तरह की, उसमें आपने संदर्भ दिए हैं, कहानियाँ दी हैं, आपने उसमें चीज़ों के बारे में बताया है ना। तो अब भारत की स्त्रियों का संघर्ष तो खैर कमोबेश हमें पता है। आपने जब पूर्वी पाकिस्तान की औरतों के बारे में, जिनके बारे में जब लिखा, तो ये जो शीर्षक दिया आमरा कारा बोस्तुहारा, तो इसके पीछे मतलब इसके बारे में आप हमें बताइए।
सोनाली, बहुत सुंदर बात कही आपने। मुझे लगा कि हाँ, बहुत दूर अमेरिका को तो हम देखते हैं, हम ब्रिटेन को भी देखते हैं, यूरोप में क्या संघर्ष चल रहा है वो भी देखते हैं, लेकिन अपने अगल बगल हम शायद नहीं देख पाते। तो मुझे लगा कि बिल्कुल भारत से जुड़ा हुआ जो ये रहा हिस्सा, बांग्लादेश, बंगाल का ही एक हिस्सा रहा, यहाँ स्त्रियों की क्या स्थिति रही। रुकैया सखावत हुसैन से मेरी वो पढ़ने का जो यात्रा थी वहाँ से शुरू होती है, और फिर बड़ी मज़ेदार चीज़ें सामने आती हैं, जैसे ये कि औरतों की आज़ादी के संघर्ष को कुछ चीज़ों तक सीमित कर दिया जाता है कि वो शायद यौनिकता, यौन मुक्ति की बात कर रही हैं, वो देह मुक्ति की बात कर रही हैं, उनको शायद यौन स्वच्छंदता चाहिए अपने जीवन में, ये बात कर रही हैं। तो बहुत लिमिट, बहुत संकुचित किया जाता है। स्त्रीवाद इतनी संकुचित अवधारणा नहीं है, सेक्सुअलिटी बहुत ज़रूरी अवधारणा है उसकी, लेकिन उसका एक हिस्सा है। असल लड़ाई तो बौद्धिक लड़ाई है, जिसका उदाहरण मुझे यहाँ मिला भाषा का। हाँ, रुकैया सखावत हुसैन के साथ समस्या ही यही थी कि जैसे ही ये पूर्वी पाकिस्तान वाली जो बात आती है, तो भाषा का मसला आता है कि आप उर्दू सीखना शुरू कीजिए। और रुकैया सखावत हुसैन के साथ भी उनके परिवार में ये था कि उर्दू सीखो, बांग्ला मत बोलो। हाँ, और दोनों बहनें मतलब अड़ गई थी इस बात में कि नहीं, हम बांग्ला बोलना नहीं छोड़ेंगे, बांग्ला हमारी भाषा है। तो ये बात क्यों नहीं हम समझ पाते कि औरतों की लड़ाई का, स्त्री मुक्ति का हिस्सा भाषा की लड़ाई भी है। एक ऐसी महिला मुझे स्कूल मिलती है जो स्कूल की टीचर रही और जिन्होंने आंदोलन चलाया कि हम बांग्ला ही बोलेंगे, हम पर उर्दू मत थोपो कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं। और ये आंदोलन करने की वजह से उन्हें जेल में डाला गया, और बहुत दुखद है कि भूखे चूहों के बीच उनको छोड़ दिया गया और वो कुतर दी गई। तो स्त्रियों का आंदोलन मल्टीफेसेटेड है, इतनी तरह के उसके आयाम रहे हैं। कहीं वो चीन में पैर बांध दिए जाती थे बच्चियों के, फुट बाइंडिंग की प्रथा, वो उससे झगड़ा है। कहीं वो कॉर्सेट से मुक्ति है यूरोप में। हाँ, इसमें कुछ तस्वीरें भी हैं। और पूर्वी बांग्लादेश में वो भाषा की लड़ाई तक चला जाता है कि हमको अपनी भाषा बांग्ला बोलने का हक होना चाहिए, हम पे उर्दू नहीं थोपना चाहिए। तो ये इसीलिए इसका शीर्षक भी आप देखें कि बांग्ला में लिखा गया है, वो इसीलिए क्योंकि वो जो मणिकांता जी का लेख है, वहीं मुझे ये पंक्ति मिली और मुझे लगा कि यही इस लेख का शीर्षक हो सकता है। और बहुत बहुत सार्थक शीर्षक था। उसके अंदर जितना दर्द और जितनी तकलीफ़ है, उसमें आपने एक जगह जिक्र भी किया है कि वो अपना स्कूल चलाना शुरू करती हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू करती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उनके ऊपर दबाव होता है तो वो कहती हैं कि ठीक है, मेरे यहाँ पर सख्त पाबंदी होगी कि बच्चियाँ हिजाब के बिना पढ़ने नहीं आएंगी, लेकिन पढ़ाएंगे ज़रूर। ये चीज़ का भी जिक्र है उसके अंदर। मतलब बताइए कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा कि एक एक चीज़ के लिए मानना पड़ा कि ठीक है ये भी मानेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, पढ़ना ज़रूरी है या पहले हिजाब से लड़ना ज़रूरी है? देखिए मतलब तो अभी आप देखेंगे कि ये वर्तमान संदर्भों से भी जुड़ता है। ईरान का हिजाब आंदोलन इसीलिए मैंने ख़ास तौर से इस किताब में रखा कि उसकी जो न्यूआंसेस हैं, उसकी जो बारीकियां हैं, जो हिजाब को लेके एकदम श्वेत श्याम, वाइट एंड ब्लैक करके हम देखते हैं कि हिजाब तो एकदम गुलामी का ही प्रतीक है और उससे मुक्ति ही एकमात्र रास्ता है। तो ऐसे ही चूड़ी, बिंदी, सिंदूर को लेके, तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। असल में तो हमें ये देखना होगा कि पहली लड़ाई क्या है। पहली लड़ाई तो शिक्षा की है। सच। तो अगर वो थोपा जाएगा हिजाब तो भी समस्या है, और अगर नोचा जाएगा तो भी समस्या है। दोनों ज़बरदस्ती हैं और हमें दोनों ज़बरदस्ती के ज़रिए आज़ादी नहीं चाहिए। आप किसी का हिजाब छीन कर उसको आज़ाद नहीं कर सकते और किसी को हिजाब उड़ा कर भी उसको आज़ाद नहीं कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये उसकी अस्मिता के सवाल से जुड़ा है। बिल्कुल। ईरान में ये बात होती है, वो आप आखिर में वहाँ तक पहुँचती भी हैं। और आपका जो आखिरी जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि सुजाता जी ने अपनी इस पूरी जो किताब है उसमें हर पड़ाव को धीरे धीरे वो आगे बढ़ी हैं और उन्होंने एक छोटी सी चीज़ से लेकर के उसको पूरा वैश्विक जो रूप दिया है, जिसे कहते हैं कि अगर आपने, कहते हैं ना, अभी इस बात को समझते होंगे कि मन को आप तन को बांध सकते हैं, मन को नहीं बांध सकते। आप हमें हिजाब में बांधें, आप हमारे पैरों में जूते ऐसे पहना दें कि हमारे पैरों में ज़ख्म हो जाएं, हमारे पैर छोटे हो जाएं, लेकिन आप हमारी जो मन की, जो दिमाग की और सोच की जो चाल है, उसको आप कैसे बांधेंगे? हम तो दौड़ लगाएंगी, हम तो बहुत आगे जाएंगी। और देखिए उन्होंने उसमें बाकायदा उसको साबित किया है फ़ोटोज़ के साथ। जैसे वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं, इस दुनिया में ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं बनी जो मेरे दिमाग पे ताला लगा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और ये
जगह जगह पर, हर पन्ने पर सुजाता जी की ये बात एकदम साबित होती है कि जो उन्होंने दुनिया में औरत की स्थिति के बारे में जो लिखा है, वो कितना ज़्यादा संघर्ष के साथ वो दुनिया यहाँ तक पहुँची है। औरत इस दुनिया में औरत ने जो अपना मुकाम बनाया है। आप इस किताब को पढ़िएगा, सुजाता की शब्दों को पढ़िएगा, उसके संघर्ष को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ तक एक औरत को लेकर आई है ना। और सच कह रही हूँ, एक दिल का रिश्ता भी मेरा इसके साथ बनता भी इसीलिए है शायद, क्योंकि एक जो दर्द का रिश्ता होता है एक औरत का औरत के साथ, शायद वो मन को बहुत अच्छे से बांधता है और मन भी इसीलिए बंधता है। और आपसे एक चीज़ और पूछूंगी, है ना, मेरी बातें अभी ख़त्म नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। करूँ 5 मिनट में ख़त्म करें इसको, रैप अप करती हैं। आपने लिखा है कि जिसने आंचल को परचम बना लिया, हिजाब से बातें। एक चीज़ है, आखिरी में बात करूँगी, आपने एक बहुत गहरी बात लिखी है कि क्यों हो जाती हैं लेखिकाएं इतनी अकेली क्यों हो जाती है लेखिकाएं? पूरा जो शुरुआत से बातचीत चली आ रही है उसमें ये सूत्र की तरह हम देख रही होंगी इसको, कि ये जो अकेलापन है इसी से हमको जूझना है। ये सिस्टरहुड की बात क्यों हो रही है, हाथ पकड़ने की बात क्यों हो रही है, वैश्विक बहनावे की बात क्यों हो रही है? इसीलिए क्योंकि ये जो अकेलापन है जिससे आपको लगता है कि सिर्फ मैं जूझ रही हूँ, या किसी और स्त्री को लग सकता है सिर्फ मैं जूझ रही हूँ। किताब का मकसद यही बताना है कि सिर्फ हम अकेले नहीं जूझ रहे हैं। इतिहास में, अतीत में महिलाएं जूझती रही हैं, वर्तमान में भी हम अलग अलग पढ़ा ही है सुजाता। और आपकी इस किताब में उस बात को बहुत अच्छे से समझाया गया है, लिया गया है, बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया। इसके अंदर पूरी विस्तृत तरह से उसको बताया है कि एक औरत की ज़िंदगी आसान बिल्कुल नहीं है। बस चलते चलते आखिरी में बस आप ही से बात करना चाहूँगी, आप ही के शब्दों के साथ इस बातचीत को यहाँ पे विराम दूँगी। आप कुछ और कहना चाहती हैं? नहीं, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। अगर किसी को कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो हम इस बातचीत के बाद मैं यहीं पर हूँ, आप मुझसे मिल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दुनिया में औरत को ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि दुनिया में औरत एक सच में कहाँ है ये आपको इसी किताब के ज़रिए पता चलेगा। और वैसे भी दुनिया में औरत कहाँ नहीं है, सब जगह है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमारे इतने ध्यानपूर्वक बात सुनी। अभी किसी ने कहा कि बातें ख़त्म नहीं होती, लेकिन ये किताब तो है, तो आपकी बातें लेखक से पाठक का गुफ्तगू तो चलता रहेगा। यही फ़ायदा होता है कि किताब हमेशा आपके हाथ में रहेगी। आप ईमेल से, फ़ोन से लेखक से बात कर सकते हैं, जो भी आपके मन में सवाल आए। जैसे सुजाता जी ने कहा, वो थोड़ी देर यहीं है। यदि आप में से कोई उनसे कॉपी अपनी ऑटोग्राफ करवाना चाहें तो प्लीज़ काउंटर से ख़रीद के उनसे हस्ताक्षरित कर लें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनाली जी, सुजाता जी, और आप सब श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास तो है आभार आप सभी का। उसका जो दूसरा चरण था, उस दौरान ये पत्रिका निकालना शुरू की थी ग्लोरिया स्टाइनम ने, और 1970 में उसमें एक ये लेख छपता है, आई वॉन्ट अ वाइफ टू, कि मुझे भी एक पत्नी की ज़रूरत है, सिर्फ एक पुरुष को पत्नी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसका ये मतलब नहीं था कि सच में पत्नी की ज़रूरत है। ये व्यंग्य लेख है पूरा का पूरा, जो ये बताता है कि असल में पत्नी कोई बेकार का पड़ा हुआ घर में वस्तु नहीं है। वो आपके एक घर को चलाने का पूरा मानसिक बोझ उठाने वाली महिला है। एक रिश्ते को चलाने के लिए श्रम करने वाली, भावनात्मक श्रम करने वाली, शारीरिक श्रम करने वाली एक औरत है। एक ऐसा अस्तित्व है जिसको कि बहुत नगण्य और तुच्छ समझा जाता है। लेकिन पूरा का पूरा अस्तित्व जो बाहर काम करने वाले पुरुष का, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इतना सारा बोझ मुझे जीवन में लेके चलना है कि मुझे लगता है मुझे भी एक पत्नी चाहिए जो जब मैं घर लौटूं पढ़ के, काम करके, तो वो मेरे लिए खाना तैयार करके रखे, और उसके बाद मेज़ें साफ़ करे, मेरे कपड़े ठीक से जब मैं सुबह निकलूं तो मुझे दे, मेरे जुराबे दे, क्योंकि मुझे भी बाहर काम करने अगर जाना होगा, अगर पढ़ने भी मुझे बाहर जाना होगा, तो मुझे तो पत्नी जैसा कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए। मेरे लिए तो है नहीं। तो आई वॉन्ट अ वाइफ टू, ये एक बहुत सुंदर व्यंग्य लेख है जिसको अनुवाद करने से मैं खुद को रोक नहीं पाई, और अनुवाद करके मैंने अपने पास रख लिया था।
और जब किताब की संकल्पना बनी तो इसी वजह से बनी क्योंकि मेरे पास इतने सारे ये अनुवाद थे, मेरे पास इतनी सारी पढ़ी हुई चीज़ें थीं जो दुनिया भर की औरतों का, जो बात शुरू में कही गई ना कि हमको लगता है हम अकेले हैं कि जो ये झेल रहे हैं अपने जीवन में, फिर लगता है भारत की स्त्रियां ही सब कुछ झेल रही हैं, दुनिया की और औरतें तो शायद बहुत अच्छी स्थिति में रही होंगी, प्रिविलेज रही होंगी, उनके पास अधिकार भी पहले से रहे होंगे। ये सारी चीज़ें असल में एक साथ जुड़ती हैं, एक ग्लोबल, एक वैश्विक परिदृश्य बनता है स्त्रियों की मुक्ति का जब इन सब चीज़ों को मैंने एक साथ रख के देखा। इसीलिए टैगलाइन भी स्त्री संघर्षों का वैश्विक परिदृश्य है, क्योंकि ये ग्लोबल सिनारियो बनता है। सिर्फ भारत में नहीं था, ये चीन में था, ये रूस में था। रूस में एक ऐसी कृति मिली मुझे, द दोमोस्त्रोय, मनुस्मृति की टक्कर की एकदम। स्त्रियों को घर में कैसे रहना चाहिए, स्त्रियों को घर में क्या करना चाहिए, उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए। बेटी पैदा हो जाए तो उसके लिए कपड़े और गहने संजोना शुरू करो, बेटी को कंट्रोल में नहीं रखोगे तो वो बाहर नाक कटवाएगी। मतलब पूरा एक और ही मनुस्मृति है वो। तो ये विचार सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये दमन, ये शोषण, ये नियंत्रण सिर्फ भारत की स्त्रियों ने झेला। ये ग्लोबल एक और भी इस बात के पीछे विचार था कि जब कहा जाता है ना नारीवाद या स्त्रीवाद तो विदेशी है, बाहर से आया है। पितृसत्ता का भी एक सार्वभौमिक स्वरूप है और पितृसत्ता के भी स्थानीय संस्करण है। ऐसे ही स्त्रीवाद भी एक ग्लोबल विचार है और उसके भीतर भी अपने अपने स्थानीय संस्करण हैं, जो बांग्लादेश का जो मैंने इसमें दिया, पाकिस्तान का, या अमेरिका में या ब्रिटेन में जो संघर्ष चल रहा है, ये सब मिलके स्त्रीवाद का एक ग्लोबल वैश्विक एक परिदृश्य बनाते हैं। और ऐसे ही पितृसत्ता का भी एक वैश्विक स्वरूप निकलकर सामने आता है और समझ में आता है कि ये सिर्फ हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है। हाँ, और देखिए, पढ़ते हम सब हैं, उसका इस्तेमाल कैसे कहाँ करना है वो चीज़ एक लेखक बखूबी जानता है, जो सुजाता जी ने अभी हमें बताया कि उन्होंने हर जगह पढ़ा और खूब सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करके रखा, लेकिन किस चीज़ को कहाँ किस जगह पर इस्तेमाल करना है वो चीज़ जानना भी एक बहुत बड़ी कला है ना। और आप अभी इतनी सारी बातें कर रही थी, उन्होंने हर देश, हर विश्व में हर जगह औरतों के संघर्ष की बात की है और बहुत प्यार से लिखती हैं ग्लोबल सिस्टरहुड, है ना। आप ग्लोबल सिस्टरहुड की बात करती हैं, आप बहनों की बात करती हैं, और इस किताब में कहीं पर भी इस चीज़ को मैं बार बार अंडरलाइन करूँगी इस बात को, और बोल कैपिटल लेटर में भी आप लोगों को बोलूँगी और मैं बड़े खोल कर बोलूँगी कि जो हर एक के अंदर एक धारणा है ना कि औरत की दुश्मन है, ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग से हटाइए, क्योंकि इस चीज़ से हम लोगों को छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग ऐसी हैं नहीं। हम लोगों के अंदर जो एक ग्लोबल सिस्टरहुड है, एक जो सिस्टरहुड है हमारे अंदर एक दूसरे को आगे बढ़ाने की जो बात है, वो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बाकायदा इस बात के लिए तस्दीक होगी और आपको इस बात से तसल्ली मिलेगी कि नहीं, ये चीज़ हर जगह हुई है, हर औरत ने हर औरत के संघर्ष के लिए साथ दिया है। अभी हम जब बात करते हैं, अभी आपने बात की पूर्वी पाकिस्तान की, आमरा कारा बोस्तुहारा, हाँ, तो वो जो दिमाग में आया आपके, आप अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है ना, सुजाता जी अपना जो एक तखल्लुस लेती हैं, उपनाम लेती हैं चोखेर बाली। मैं हमेशा जब भी इनसे पहली बार भी मिली थी, मैंने कहा तुम्ही चोखेर बाली नॉय, तुम्ही तो एक्टर, तुम्हारी नयन तारा, आप आंखों का तारा है, चोखेर बाली कैसे है? वो तो किरकिरी हुई। ये तो इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी दिमाग की, इतनी अच्छी सोच की है लेडी कि ये तो एक आंखों का तारा है ना, आंखों की किरकिरी नहीं है। और कितनी बेलौस, कितनी बिंदास अंदाज में हलफनामा पढ़िएगा आप इस किताब में। मैं बोलती हूँ आप भूल जाएंगे कि कोई लेडी अपने लिए भी इस तरह से बातें लिख सकती है। उसके लिए जिगर चाहिए। एक बात है, अब मैं आती हूँ पूर्वी पाकिस्तान की संघर्षों की जो हमने बात की थी, है ना, उसमें आपने हर तरह की, उसमें आपने संदर्भ दिए हैं, कहानियाँ दी हैं, आपने उसमें चीज़ों के बारे में बताया है ना। तो अब भारत की स्त्रियों का संघर्ष तो खैर कमोबेश हमें पता है। आपने जब पूर्वी पाकिस्तान की औरतों के बारे में, जिनके बारे में जब लिखा, तो ये जो शीर्षक दिया आमरा कारा बोस्तुहारा, तो इसके पीछे मतलब इसके बारे में आप हमें बताइए।
सोनाली, बहुत सुंदर बात कही आपने। मुझे लगा कि हाँ, बहुत दूर अमेरिका को तो हम देखते हैं, हम ब्रिटेन को भी देखते हैं, यूरोप में क्या संघर्ष चल रहा है वो भी देखते हैं, लेकिन अपने अगल बगल हम शायद नहीं देख पाते। तो मुझे लगा कि बिल्कुल भारत से जुड़ा हुआ जो ये रहा हिस्सा, बांग्लादेश, बंगाल का ही एक हिस्सा रहा, यहाँ स्त्रियों की क्या स्थिति रही। रुकैया सखावत हुसैन से मेरी वो पढ़ने का जो यात्रा थी वहाँ से शुरू होती है, और फिर बड़ी मज़ेदार चीज़ें सामने आती हैं, जैसे ये कि औरतों की आज़ादी के संघर्ष को कुछ चीज़ों तक सीमित कर दिया जाता है कि वो शायद यौनिकता, यौन मुक्ति की बात कर रही हैं, वो देह मुक्ति की बात कर रही हैं, उनको शायद यौन स्वच्छंदता चाहिए अपने जीवन में, ये बात कर रही हैं। तो बहुत लिमिट, बहुत संकुचित किया जाता है। स्त्रीवाद इतनी संकुचित अवधारणा नहीं है, सेक्सुअलिटी बहुत ज़रूरी अवधारणा है उसकी, लेकिन उसका एक हिस्सा है। असल लड़ाई तो बौद्धिक लड़ाई है, जिसका उदाहरण मुझे यहाँ मिला भाषा का। हाँ, रुकैया सखावत हुसैन के साथ समस्या ही यही थी कि जैसे ही ये पूर्वी पाकिस्तान वाली जो बात आती है, तो भाषा का मसला आता है कि आप उर्दू सीखना शुरू कीजिए। और रुकैया सखावत हुसैन के साथ भी उनके परिवार में ये था कि उर्दू सीखो, बांग्ला मत बोलो। हाँ, और हाँ। दोनों बहनें मतलब अड़ गई थी इस बात पे कि नहीं, हम बांग्ला बोलना नहीं छोड़ेंगे, बांग्ला हमारी भाषा है। तो ये बात क्यों नहीं हम समझ पाते कि औरतों की लड़ाई का, स्त्री मुक्ति का हिस्सा भाषा की लड़ाई भी है। एक ऐसी महिला मुझे स्कूल मिलती है जो स्कूल की टीचर रही और जिन्होंने आंदोलन चलाया कि हम बांग्ला ही बोलेंगे, हम पर उर्दू मत थोपो कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं। और ये आंदोलन करने की वजह से उन्हें जेल में डाला गया, और बहुत दुखद है कि भूखे चूहों के बीच उनको छोड़ दिया गया और वो कुतर दी गई। तो स्त्रियों का आंदोलन मल्टीफेसेटेड है, इतनी तरह के उसके आयाम रहे हैं। कहीं वो चीन में पैर बांध दिए जाती थे बच्चियों के, फुट बाइंडिंग की प्रथा, वो उससे झगड़ा है। कहीं वो कॉर्सेट से मुक्ति है यूरोप में। हाँ, इसमें कुछ तस्वीरें भी हैं। और पूर्वी बांग्लादेश में वो भाषा की लड़ाई तक चला जाता है कि हमको अपनी भाषा बांग्ला बोलने का हक होना चाहिए, हम पे उर्दू नहीं थोपना चाहिए। तो ये इसीलिए इसका शीर्षक भी आप देखें कि बांग्ला में लिखा गया है, वो इसीलिए क्योंकि वो जो मणिकांता जी का लेख है, वहीं मुझे ये पंक्ति मिली और मुझे लगा कि यही इस लेख का शीर्षक हो सकता है। और बहुत बहुत सार्थक शीर्षक था। उसके अंदर जितना दर्द और जितनी तकलीफ़ है, उसमें आपने एक जगह जिक्र भी किया है कि वो अपना स्कूल चलाना शुरू करती हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू करती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उनके ऊपर दबाव होता है तो वो कहती हैं कि ठीक है, मेरे यहाँ पर सख्त पाबंदी होगी कि बच्चियाँ हिजाब के बिना पढ़ने नहीं आएंगी, लेकिन पढ़ाएंगे ज़रूर। ये चीज़ का भी जिक्र है उसके अंदर। मतलब बताइए कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा कि एक एक चीज़ के लिए मानना पड़ा कि ठीक है ये भी मानेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, पढ़ना ज़रूरी है या पहले हिजाब से लड़ना ज़रूरी है? देखिए मतलब तो अभी आप देखेंगे कि ये वर्तमान संदर्भों से भी जुड़ता है। ईरान का हिजाब आंदोलन इसीलिए मैंने ख़ास तौर से इस किताब में रखा कि उसकी जो न्यूआंसेस हैं, उसकी जो बारीकियां हैं, जो हिजाब को लेके एकदम श्वेत श्याम, वाइट एंड ब्लैक करके हम देखते हैं कि हिजाब तो एकदम गुलामी का ही प्रतीक है और उससे मुक्ति ही एकमात्र रास्ता है। तो ऐसे ही चूड़ी, बिंदी, सिंदूर को लेके, तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। असल में तो हमें ये देखना होगा कि पहली लड़ाई क्या है। पहली लड़ाई तो शिक्षा की है। सच। तो अगर वो थोपा जाएगा हिजाब तो भी समस्या है, और अगर नोचा जाएगा तो भी समस्या है। दोनों ज़बरदस्ती हैं और हमें दोनों ज़बरदस्ती के ज़रिए आज़ादी नहीं चाहिए। आप किसी का हिजाब छीन कर उसको आज़ाद नहीं कर सकते और किसी को हिजाब उड़ा कर भी उसको आज़ाद नहीं कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये उसकी अस्मिता के सवाल से जुड़ा है। बिल्कुल। ईरान में ये बात होती है, वो आप आखिर में वहाँ तक पहुँचती भी हैं। और आपका जो आखिरी में जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि सुजाता जी ने अपनी इस पूरी जो किताब है उसमें हर पड़ाव को धीरे धीरे वो आगे बढ़ी हैं, और उन्होंने एक छोटी सी चीज़ से लेकर के उसको पूरा वैश्विक जो रूप दिया है, जिसे कहते हैं कि अगर आपने, कहते हैं ना, अभी इस बात को समझते होंगे कि मन को आप तन को बांध सकते हैं, मन को नहीं बांध सकते। आप हमें हिजाब में बांधें, आप हमारे पैरों में जूते ऐसे पहना दें कि हमारे पैरों में ज़ख्म हो जाएं, हमारे पैर छोटे हो जाएं, लेकिन आप हमारी जो मन की, जो दिमाग की और सोच की जो चाल है, उसको आप कैसे बांधेंगे? हम तो दौड़ लगाएंगी, हम तो बहुत आगे जाएंगी। और देखिए उन्होंने उसमें बाकायदा उसको साबित किया है फ़ोटोज़ के साथ। जैसे वर्जीनिया वुल्फ हाँ। कहती हैं, इस दुनिया में ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं बनी जो मेरे दिमाग पे ताला लगा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और ये
जगह जगह पर, हर पन्ने पर सुजाता जी की ये बात एकदम साबित होती है कि जो उन्होंने दुनिया में औरत की स्थिति के बारे में जो लिखा है, वो कितना ज़्यादा संघर्ष के साथ वो दुनिया यहाँ तक पहुँची है। औरत इस दुनिया में औरत ने जो अपना मुकाम बनाया है। आप इस किताब को पढ़िएगा, सुजाता की शब्दों को पढ़िएगा, उसके संघर्ष को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ तक एक औरत को लेकर आई है ना। और सच कह रही हूँ, एक दिल का रिश्ता भी मेरा इसके साथ बनता भी इसीलिए है शायद, क्योंकि एक जो दर्द का रिश्ता होता है एक औरत का औरत के साथ, शायद वो मन को बहुत अच्छे से बांधता है और मन भी इसीलिए बंधता है। और आपसे एक चीज़ और पूछूंगी, है ना, मेरी बातें अभी ख़त्म नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। करूँ 5 मिनट में ख़त्म करें इसको, रैप अप करती हैं। आपने लिखा है कि जिसने आंचल को परचम बना लिया, हिजाब से बातें। एक चीज़ है, आखिरी में बात करूँगी, आपने एक बहुत गहरी बात लिखी है कि क्यों हो जाती हैं लेखिकाएँ इतनी अकेली क्यों हो जाती है लेखिकाएँ? पूरा जो शुरुआत से बातचीत चली आ रही है उसमें ये सूत्र की तरह हम देख रही होंगी इसको, कि ये जो अकेलापन है इसी से हमको जूझना है। ये सिस्टरहुड की बात क्यों हो रही है, हाथ पकड़ने की बात क्यों हो रही है, वैश्विक पहनावे की बात क्यों हो रही है? इसीलिए क्योंकि ये जो अकेलापन है जिससे आपको लगता है कि सिर्फ मैं जूझ रही हूँ, या किसी और स्त्री को लग सकता है सिर्फ मैं जूझ रही हूँ। किताब का मकसद यही बताना है कि सिर्फ हम अकेले नहीं जूझ रहे हैं। इतिहास में, अतीत में महिलाएं जूझती रही हैं, वर्तमान में भी हम अलग अलग पड़ा